थी कल, मैच किया था। नहीं नहीं, मैं वो करूंगी और डेफिनेटली करूंगी। मुझे आप लोगों को बताना तो है, ऐसे थोड़ी नहीं। इतना मेरा सिखा के फिर फायदा ही क्या हुआ, है ना। और यूट्यूब पे ही डाल दूंगी वो। अभी स्टार्ट करते हम लोग 125। नाउ मैंने कल आप लोगों को 125 का पूरा ओवरव्यू दिया था कि 125 होता क्या है, व्हाट इज 125, 125 के प्रोविजंस क्या है, 125 का क्या जरूरत होता है, हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम आती है, वाइफ क्या करती है, इसमें मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होता है, इंटरम कौन सा होता है, और फाइनल कैसे होता है। अब मैं आपको इंटरम और फाइनल की तरफ भी लेके जाऊंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आई विल ब्रिंग यू टू इंटरम ऑल्सो, आई विल ब्रिंग यू टू द फाइनल ऑल्सो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, इफ एनी पर्सन हैविंग अ सफिशिएंट मीन्स, अगर सफिशिएंट मीन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, व्हाट डू मीन बाय सफिशिएंट मीन्स, मैं आपको बता दूं कि अब जैसे हमने कहा था ना कि अगर सामने वाला बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, ठीक है, तो भी क्या समझा जा रहा है कि ही इज हैविंग दैट मच मीन्स कि वो अपने वाइफ को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, भले ही बेचारा रोड पे आ चुका है, इज कम टू द रोड, वो रोड पे आ चुका है, हैसियत नहीं है भले ही उसकी, इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन तो भी वो क्या बोलते हैं, कोर्ट क्या बोलते हैं, तुम चोरी करो तुम क्या भी करो, लेकिन उसकी सजा कोर्ट बरोबर देती है, उसकी सजा जो है चोरी की बराबर देती है। लेकिन वाइफ को तुम्हें मेंटेन करना ये तो जबरदस्ती करती ही है। तो यहाँ पर देखोगे निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, अभी यहाँ पे निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन जो है ना, देखो यहाँ पर कौन कौन आता है। पहले तो वाइफ, ठीक है, सबसे पहले वाइफ, वाइफ के बाद कौन आता है, वाइफ के बाद कौन आता है, हस्बैंड, हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड के बाद कौन आता है, चिल्ड्रन। सुना होगा आप लोगों ने। हम, मैं तो ऐसे बोलूंगी कि ये लोग वो ही है जो पर्सन डिपेंडेंट है। देन मदर, सुना होगा आपने, फादर, पेरेंट्स, सन डॉटर, सन एंड डॉटर, करेक्ट, ठीक है। ये सब जो भी है ना, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये लोग नंगे भूखे हैं, बट हम इसको जरूर ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट तो नहीं बोल सकते अपन, डिपेंडेंट तो बोल ही सकते हैं। आज की केस लॉ थी, अप्रैल की एक केस लॉ मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। आज ही मैंने उस केस लॉ को पढ़ा था कि सन को अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है क्या कंपलसरी, वेदर द सन हैज टू मेंटेन द पेरेंट्स। तो ऐसे एक केस लॉ थी जो अप्रैल में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अब यहां पर आपने देखा वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, मदर, फादर, पेरेंट्स, सन एंड डॉटर। ठीक है, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, आप लोगों के एकदम सामने है कि हु आर द डिपेंडेंट पर्संस। तो ये जो पर्संस है ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। एक लॉयर है, मैंने उसका वीडियो देखा था जिसमें वो बोलता है कोर्ट ने ये बोल दिया। अरे क्या बोला कोर्ट ने, कोर्ट ने ये बोल दिया कि वो वाइफ जो है वो घर में चपातियां बेल रही है, पापड़ बना रही है, घर का काम कर रही है, इसीलिए जो शौहर है या इसीलिए जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड या जो भी उसका ये है, तो वो उस वजह से वो घर से निकल के काम को जा पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर वाइफ घर का काम नहीं करती तो हस्बैंड काम पे जा सकता क्या, नहीं जा सकता। तो वाइफ को हाफ ऑफ द शेयर देने की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वाइफ ही हमेशा विक्टिम तो नहीं होती ना 125 में। लेकिन आपको 125 में जजेस आपको कहीं ना कहीं सिर्फ क्या बताने देते हैं, 125 में जजेस आपको क्या बोलने देते हैं, अनेबल टू मेंटेन और एबल टू मेंटेन। यही क्राइटेरिया में हम आते हैं, अनेबल और एबल, मेंटेन कर सकती है या मेंटेन नहीं कर सकती है, दो ही बात है। तो यहां पर हमने फर्स्ट ए क्लॉज देख लिया, बी क्लॉज देखता है इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, जायज और नाजायज की बात की जा रही है यहाँ पर, whether married or are not unable to maintain itself। अगर देखो
मैरिड है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे जो है, जायज और नाजायज बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक केस बोलता है कि इवन अ डॉटर जो कि कॉलेज जा रही है, अगर उसको फादर मेंटेन नहीं कर सकता है तो वो भी 125 की प्रोसीडिंग्स लगाकर अपने फादर से मांग सकती है स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज का जो भी उसका ये खर्चा रहेगा। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दिया, अगर इलेजिटिमेट है तो भी वो 125 में प्रोसीडिंग्स लगाकर अपने फादर से सब ले सकती है। ठीक है, यहां पर माइनर की बात की जा रही है, तो माइनर चाइल्ड को लेकर यहां पर कौन फाइल करेगा 125 की प्रोसीडिंग्स? माइनर है यहाँ पर, देखो आप सीधा सीधा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर चाइल्ड। मैम माइनर अगर वो भी है, मैरिड भी है, इफ हर हस्बैंड इज नॉट एबल टू मेंटेन हर, तो वो भी क्लेम कर सकती हैं। वो भी क्लेम कर सकती है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे बेटा माइनर चाइल्ड के बारे में अगर अपन कहते हैं तो माइनर चाइल्ड अपने आप को कैसे करेगा? मतलब 125 की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए उसको कोई तो चाहिए ना। 125 की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए माइनर को कोई गार्डियन हेल्प मैडम, करने के लिए गार्डियन तो चाहिए। गार्डियन ये कैसे? गार्डियन, वेरी गुड। मदर, मदर, करेक्ट। एनीबडी एल्स? नेचुरल गार्डियन, फादर फादर है ना। और एनी रिलेटिव। यस सर। ठीक है, इनमें से कोई भी जाके इस 125 की प्रोसीडिंग्स में जाकर लगा सकता है। ठीक है, बच्चे ही, अब बच्चे जो है समझो वो लड़की जो है 17 साल की है, ठीक है, शी 17 ईयर्स, फिर भी कोर्ट उसे कहेगा कि तेरा कंसेंट की बात छोड़ दो, तू जो मांगने आई है। पर देखो ना, हम माइनर की बात, हाँ चाइल्ड इज ऑलवेज लेजिटिमेट बेटा, बट कभी कभी जो स्टेप मदर से आते हैं तो उसको इलेजिटिमेसी में काउंट किया जाता है। जब हम हियरशिप सर्टिफिकेट लेने जाते हैं ना कोर्ट से जब हियरशिप लेने जाते हैं तो कोर्ट ये देखती है कि फर्स्ट वाइफ से है, सेकेंड वाइफ से है क्या, लेजिटिमेट है क्या, कि फर्स्ट के नाजायज बच्चे हैं क्या, दूसरे से आए हैं क्या, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बोलने के लिए बेटा इट इज अ फैक्ट। हम वो बोलते हैं कि माइनर जो है वो बच्चे जो हैं वो कभी भी लेजिटिमेट होते हैं, इलेजिटिमेट नहीं होते। पर लॉ को आपको दोनों आंखों से देखना पड़ेगा। लेकिन मैम मदर भी लेजिटिमेट होती है ना हर एक केस में मैम, मदर हमेशा लेजिटिमेट रहती है ना मैम। मैम मदर हमेशा लेजिटिमेट होती है, ऐसे किस कहाँ पे पढ़ा है तुमने भाई? मैम हिंदू में पढ़ा है। मदर से मेंटेन थोड़ी करवाना है, जिससे करवाना है उससे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझो ना लवन्या, कॉन्सेप्ट समझो ना। कॉन्सेप्ट तो समझ गए मैम, आपने बोला बिल्कुल करेक्ट। ये मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि मैम जो मदर होती है वो हमेशा बच्चे के लेजिटिमेट रहती है ना मैम। बच्चा तो फिर भी इलेजिटिमेट काउंट हो जाता है लो के उसमें आइज में, बट जो मदर है वो हमेशा लेजिटिमेट काउंट होती है ना मैम हर एक केस में। आपने सुना है क्या कभी कोई मदर को इलेजिटिमेट बोलते हुए? नहीं मैम, जस्ट एक फन फैक्ट बता। स्टेप मदर बोलते हैं उसको, इलेजिटिमेट मदर नहीं बोलते, है ना बेटा? लवन्या, इलेजिटिमेट नहीं बोलेंगे बेटा, स्टेप बोलो, स्टेप बोलो। आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं समझ रही हूँ कि आप जो लॉ पॉइंट पे आ रही हो ना मुझे लेके कि मदर तो कभी इलेजिटिमेट हो ही नहीं सकती, आपका कहना ये है। तो बराबर है ना, तो बराबर है ना, बराबर है ना। मदर कैसे इलेजिटिमेट होगी? मैम आप समझ गए जो मैं बोल रही हूँ। लेजिटिमेट होते हैं हमेशा। ठीक है। कभी कभी बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस पूछती हो तुम मुझसे। चलो, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained the majority where such child is by reason any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। यहां पर क्या बोल रहा है? जायज हो, नाजायज हो, एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मलिटी हो, इंजरी हो, पागल हो, फिजिकल पागल, मेंटल, कहीं से भी उसको जो तकलीफ है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही तो 125 की प्रोसीडिंग्स बिंदास लगा सकती है। यहां पर आप हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ। अभी हिज फादर बोले तो हिज बोले तो क्या, यहाँ पर वर्ड हिज बोले तो क्या, हिज फादर और मदर, हिज बोले तो क्या,
बच्चे के ये फादर या मदर। फादर। तो यहाँ पर हिज फादर का मतलब होता है कि बॉय चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, करेक्ट? यस मैम। बॉय चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, हिज बोला गया यहाँ पर, तो हिज फादर और मदर की बात की जा रही है यहाँ पर। अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, खुद को, और हरसेल्फ, यानी बच्चा खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना, या मदर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, या फादर अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कौन आएगा भाई? सनी तो उनको मेंटेन करेगा। क्या पेरेंट्स जाके 125 की पिटीशन लगाकर अपने सन या जो डॉटर इन लॉ है उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं? यस मैम। सोनिया, नहीं मांग सकते क्या? मांग सकते हैं ना मैम। एनी केस। हेलो मैम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई एम आउटसाइड, व्हाट इज योर क्वेश्चन मैम? इट्स ओके, व्हेन यू गेट फ्री वी कैन हैव अ वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। मैम आई एम जस्ट ऑन द रोड बट आई एम लिसनिंग टू द लेक्चर, यू कैन टेल मी मैम। मैम प्लीज रिपीट। मैं ये कह रही हूँ कि क्या जो पेरेंट्स है वो अपने सन को बोल सकते हैं मेंटेन करने के लिए? पेरेंट्स 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के सन को बोल सकते हैं मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ऐसे हो सकता है कि पेरेंट्स जो है, अगर समझो जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स की है, इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पेरेंट्स, और पेरेंट्स ने एक एडवर्टाइजमेंट दे दी है जिसको हम पब्लिकेशन कहते हैं, हाँ, ठीक है, कि हम लोग अपने सन को हमारे प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, हमारे सन की कोई भी प्रॉपर्टी में ये नहीं है, इट इज अ सेल्फ ओन प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, ठीक है, तो अब सन के पास क्या रास्ता है? मैम वो पेरेंट्स की खुद की प्रॉपर्टी है, वो चाहे वैसे खुद कर सकते हैं, दे कैन डिस्पोज द प्रॉपर्टी द वे दे वांट। करेक्ट। तो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी पे बच्चे का हक नहीं भी होता है, क्लियरली ये बात समझो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उन लोगों का शेयर हो सकता है, लेकिन सेलफोन प्रॉपर्टी में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से निकाल देते कि हम तुम्हें प्रॉपर्टी तो क्या कुछ भी नहीं देंगे, और इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन कर देते हैं किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में जाके, एनी लोकल न्यूज़पेपर में जाके, तो क्या ये समझा जाएगा कि सन जो है वो रेंट पे रह रहा है उनके घर पे? अगर सन इज स्टेइंग इन द सेम हाउस, रेंट पे नहीं रहा जाएगा, वो उससे निकाल सकते हैं, लेकिन रेंट पे नहीं है, वो तो खुद का सन है, दे कैन रिमूव हिम। पर ऐसा नहीं माना जाएगा कि रेंट पे रह, लेकिन आप रेंट पे कर सकते हो। आप अगर पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हो तो आप रेंट पे कर सकते हो टू योर पेरेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे होगा कि रेंट जो दी जाएगी वो पेरेंट्स को दी जाएगी, और सन जो है उसमें अगर उसके खिलाफ अपनी वाइफ जो है 125 की प्रोसीडिंग्स करती है तो वो इस फैक्ट को ले सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मुझे तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। अरे बहुत सारे केसेस है, इट्स ओनली नॉट जगन्नाथ का केस, इट इज बहुत सारे केसेस है इसके ऊपर बेबी, वी विल डिस्कस, आई विल ब्रिंग दैट केस लॉस बिफोर यू, मेरे पास ऐसे पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या आता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, जेएमएफसी की बात की जा रही है। में हो सकता है अपॉन अ प्रूफ neglect or refusal the order of such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or child, father or mother at such monthly rate of dash dash, as such magistrate thinks way to pay the same to such person as a magistrate from time to time direct। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है, मंथली अलाउंस अलाउ कर सकता है ना, और वो मंथली अलाउंस में जो मेंटेनेंस दी जाएगी वो किसको किसको दे सकता है? जो करेगा, फादर करेगा उसको दी जाएगी, मदर करेगी उसको दी जाएगी, चाइल्ड करेगा उसको दी जाएगी, वाइफ करेगी, जो भी मैजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसके हिसाब से उनको मेंटेनेंस दी जाती है। बट नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया? एसेट्स एंड लायबिलिटी एफिडेविट।
assets and liability affidavit, which means what? It's a proof. Affidavit का मतलब आपको पता है क्या है? क्लियरली क्या बोलता है? I swear in the name of God, भगवान कसम जो कहूंगी सच कहूंगी, ठीक है? तो ये जो एफिडेविट है, आप जिस चीज को लेकर एफिडेविट दे रहे हो, अपने एसेट और लायबिलिटी को लेकर एफिडेविट दे रहे हो, ठीक है? आपको यहां पर रिवील करना होता है। आजकल जीपे सिस्टम है, पता है आप लोगों को, बैंक ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एसेट एंड लायबिलिटी को लेकर मेरी एक क्लाइंट थी जिसने कहा कि ना मेरा बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास जीपे है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे? आजकल के टाइम में तो हर किसी के पास, इवन आप देखोगे कि अंडर 18 बच्चा भी जो है उसके फादर मदर के बैंक अकाउंट्स को यूज करके जीपे यूज कर लेता है। आपने सुना होगा, कहीं पे भी जाते हैं स्कैनर लगाते हैं, फटाफट से स्कैन करते हैं, जीपे हो जाता है, 2 ही मिनट का काम है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब उस बंदी ने एसेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट दिया है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी अर्निंग नहीं है, एंड शी इज एजुकेटेड, ठीक है? यहां पर ये जो लड़की है, शी इज एजुकेटेड, सुन के लीजिएगा, ओके? ये एजुकेटेड है, इसने एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट दिया है कि मेरे पास इनकम सोर्स जो है वो नो सोर्स है, जो इनकम सोर्स है मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है? उसने ये दिखा दिया। अब कोर्ट हैज टू बिलीव ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी एफिडेविट। अब जो बॉय है, लड़की ने तो ये दिखा दिया, लड़का जो है वो एसेट और लायबिलिटी एफिडेविट नहीं शेयर करके वहां पे वो साइलेंट बैठा हुआ है। तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? यहां पे कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा? क्या करेगा? जो एविडेंस उसके सामने है, अगर लड़की ये बोलती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो एक बड़ा आदमी है और ही इज अर्निंग 50 लाख रुपीज, एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज, करोड़ रुपीज, जो भी है, मतलब जो भी है, ठीक है? उसको लेकर उसने उसके प्रॉपर्टीज दिखा दी, जो भी चीजें है एविडेंस के तौर पे उसमें बता दिया कि ये उसका इनकम है, ये है। तो कोर्ट हैज टू अज्यूम, प्रिजम्पशन जिसको बोलते हैं ना, प्रिजम्पशन करना है कोर्ट को, प्रिजम्पशन मान के चलना है, जो लड़की बोल रही है वो सच बोल रही है, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही है। अब जो मेंटेनेंस होगी कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि 50 लाख रुपए आदमी, तो 100% अगर वो जो लाइफस्टाइल जी रहा है तो लड़की को भी वही लाइफस्टाइल जीने का फुल अधिकार है, लड़की भी वही लाइफस्टाइल जिएगी भाई जो लड़का जी रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये कर देगा, मंथली अलाउंस डिसाइड कर देगा। अब यहां पर मंथली अलाउंस जो होती है ना, जो ऑर्डर होता है, ठीक है, जो 125 में ऑर्डर होता है, एक होता है इंटरम, TERIM, इंटरम, ठीक है? दूसरा होता है फाइनल। सुन के लीजिए, इंटरम क्या होता है? इज इक्वल्स टू फाइनल नहीं होता। इंटरम इज व्हाट? टेम्पररी, इट्स अ टेम्पररी ऑर्डर। बट टेम्पररी ऑर्डर होते भी हम लोगों को वो ऑर्डर को क्या करना है? अबाइड करना है, मान के चलने का है। जो भी मंथली अलाउंस हुआ है टेम्पररी भी आपको पे करना है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, अब टेम्पररी ऑर्डर था 5000 रुपीज, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग योर, फाइनल हुआ है 12,000 रुपीज, ठीक है? दिस इज टेम्पररी 5,000, दिस इज फाइनल 12,000। नाउ आफ्टर द फाइनल ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, क्या टेम्पररी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है? यस मैम। सोनिया आप क्या बोल रहे हो? सोनिया? मैम होता है, फाइनलिटी होती है तो इंटरिम डिसकंटिन्यू होता है। तो इंटरम में जो आपके अरियर्स बचे वो किधर जाएंगे भाई? मैम 12 इयर्स तक आप निकाल सकते हो एरियर्स। हाँ तो उस, ठीक है ना, लेकिन 12 इयर्स का अरियर्स जो है उसका एडिशन किधर जाएगा? 12 इयर्स का अपन लेते हैं, 12 इयर्स का नहीं, 12 मंथ्स का लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? अरियर्स हुए हैं 5,000 के हिसाब से होता है ईयरली 60,000।
मैम वारंट निकाल सकते हैं ना, व्हाई वेट फॉर 12 years? 12 मैम months। 421 का है ना, 421 है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप जो यहाँ पे कैंसिलेशन पे जा रहे हो कि वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, हम लोग सीधा फाइनल पे चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं, यहाँ पर हमारा टेम्पररी ऑर्डर का अगर कुछ भी अरियर्स बचा है तो अपन फाइनल में जोड़ के उसको भी लेंगे, यहाँ पे भी यस छोड़ोगे नहीं आप। यस मैम। इसीलिए तो कल मैंने आपको ये लॉ पॉइंट समझाई थी। कौन सी समझाई थी? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। पिटिशन एप्लीकेशन जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ये समझने का है। यहाँ पे यस समझा टेम्पररी और फाइनल के बीच में बहुत यस सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। फिर जो टेम्पररी ऑर्डर है तो वो क्या होगा? हमारे ही क्लास के जो लॉयर थे, उसमें उनका नाम क्या था जो वहां प्रैक्टिस करते थे? सुप्रीम अ, कोर्ट। हाँ, उसका नाम क्या था? मैम अजय कुमार। हाँ नहीं नहीं, वो कोई, मुझे अभी तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। उसने मेरे से पूछा था कि मैम टेम्पररी ऑर्डर ऐसे हुआ है, फाइनल इस पे 125 पे मैंने उसको काफी कुछ समझाया था। उसमें आपको मेरे ख्याल से याद होगा। यस मैम, वो जो है अगर हमने पहले से पूरा वो दे के चल रहा है इंसान, अगर उसका पीछे का ड्यू क्लियर है तब तो वो कैंसिल हो जाएगा। और तब तो वो कैंसिल हो जाए। अगर उसका ड्यू है तो उसको हम्म 421 के तहत उसको वापस लेंगे। 1 month की इम्प्रिजमेंट है जब तक वो ना करते, पूरा पैसे दे। हाँ, विकी, हर्षिता का मैसेज आ रहा है कि प्लीज एडमिट मी हर्षिता इन द क्लास। यस मैम, एडमिट किया था। ओके बेटा, मेरे को ना आई डिडंट सी योर मैसेज, अब मेरे स्क्रीन पे रिवील हो रहा था तो मैंने इसलिए, अगर बीच में मैं एडमिट किया था। ओके सॉरी डियर, आपका मैसेज मैंने नहीं देखा था। ओके, चलो ना, अब यहाँ पर हम जो सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल देखते हैं तो 125 किस में आता है? ये कौन सी नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है? सिविल होती है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है ये? मैम प्रोसीडिंग सिविल होगी लेकिन एनफोर्समेंट क्रिमिनल होगा। चलो लिखो ये बात, लिखो ये अपने बैरक में। प्रोसीडिंग्स जो होगी वो सिविल होगी, एनफोर्समेंट जो होगा वो क्रिमिनल होगा। तो मैम जो अगर जेल में डालेंगे उसको 421 के तहत, तो उसको क्रिमिनल जेल में डालेंगे ना। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, एनफोर्समेंट और इसको लेकर। इसीलिए तो मैंने आपको यही पूछा कि कौन से जेल में डालोगे अभी इसको, सिविल जेल में भेजोगे या क्रिमिनल जेल में भेजोगे? नो मैम, 421 तो क्रिमिनल लगा है तो क्रिमिनल में ही जाएगा। तो क्रिमिनल में जाएंगे ना। जाएगा ना, वो केस में थोड़ी ना जाएगा, सिविल में थोड़ी ना जाएगा वो क्रिमिनल में जाएगा, ऑफ कोर्स वो सिविल में नहीं जाएगा। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो बेटा। इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था आपको कि ये कौन सी प्रोविजंस है जिसपे अभी आपको समझ में आया। एनफोर्समेंट और इसके बीच में अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बंदा कौन से जेल जाएगा। ये बंदा 125 सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल जेल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। पक्का? नो मैम। हर्षिता, एनी डाउट स्वीटहार्ट? नो मैम। जूही, आपको कोई डाउट है? बात ही नहीं करती जूही। स्वीटहार्ट, वेयर आर यू? शिवा, एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. But there any jail for civil cases, ma'am? Yes, yes. Why Civil. civil case will be left? तुम जब भी मैंने सिविल का इंट्रो लिया था, you were not there in my class or what? Late joining, है ना ma'am? That's why this question Civil coming. have only simple imprisonment. I will come on that again on when I will teach CPC. Do not worry about that. Okay. शिवानी बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पूजा, आपको बेटा कंफ्यूजन? लवली, आप दोनों बताएं प्लीज। नो मैम। पक्का बताएं कि कुछ भी कंफ्यूजन है तो अभी यहीं पे रुकेंगे हम, क्योंकि आगे अभी फ्लाइट जो है ना वो मोड ऊपर जाएगा हमारा। ये तो बहुत बेसिक बेसिक सिखा रही हूँ मैं अभी अभी आपको, और भी फटाफट चीजें बताऊंगी मैं। अपर्णा बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पक्का ना?
किसी और को भी कंफ्यूजन है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, इफ नॉट तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ मैम, हाँ, हेलो, यस। मैंने ना ये कंप्लीट किया है लॉ का, लेकिन कैसे लास्ट ईयर जो था हमारा वो कोविड में गया ना, हाँ, तो लेट एडमिशन था मेरा, मेरे को सीआरपीसी सीपीसी ड्राफ्टिंग वगैरह जो लेक्चर नहीं करना मिला, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं ना हमेशा? हाँ, कर सकते हैं ना आप ज्वाइन हमेशा, बिल्कुल, तो लिंक क्यों नहीं इधर आ कर जाता सकते। है। हाँ, आप कौन से लिंक ग्रुप में हो? अभी मैं तो जुन्नर बार एसोसिएशन में भी मेंबर हूँ, अच्छा, लेकिन इधर पूना में भी मैं पढ़ाई किया है ना डीवाई पाटिल में, तो अच्छा, दोनों भी ग्रुप में है अच्छा, ये ग्रुप। तो अभी लिंक आया है इसलिए मैंने ज्वाइन किया। हाँ, अब अच्छा पढ़ा रही हो ना क्या, तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, सीखने को अच्छा, मिलता तो है ना, इसलिए बोला मैं आपको क्यों नहीं, सीखने हमेशा। को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए ना अभी हम्म लास्ट ईयर का लेक्चर का इन्फॉर्मेशन मिल गया ना। लास्ट ईयर का है, सीआरपीसी है क्या? ये सीआरपीसी सिखा रही हूँ मैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, ये सब सिखाती हूँ मैं। और हाँ, रोज आप मेरी क्लास डीवाई जो पाटिल होती है के ना है क्या? वो 8 बजे चलती है। मैम आप डीवाई पाटिल के है क्या? हाँ हाँ, मैं डीवाई पाटिल की हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, वही पूछने का था। अभी मैं मेरे को है ना लिंक किस पे ऊपर आता है, ये ग्रुप के ऊपर आता है क्या, पुणे वकील संघ? पुणे में भी डालती हूँ मैं, पुणे में भी आता है अपना, ठीक है ठीक है ठीक है। पुणे वाले तो ग्रुप में भी आता है। अब है ना, एक विकी करके यहाँ पे ग्रुप में मेंबर है मेरा, इसने हम्म, आपको अपना नंबर मैसेज किया, आप इससे एक बार बात करो और मेरा भी नंबर ले लो, मेरे से भी कोऑर्डिनेट करो आप। हाँ एक मिनट, आपका ही नंबर लेता है मैं। हाँ, टेल मी वन नंबर। 6262। 1 मिनट। 6262 ये कौन सा सीरीज है? ये हमारा सीरीज है। ठीक है 6262। 02 नेक्स्ट 70 और 70। 7070। 6262 027070। आपका नाम मैम? पीयू रत्नानी। ओके ओके ओके, थैंक यू, सेव करते हैं मोस्ट नंबर। वेलकम। हाँ, ओके ओके जरूर, ओके। ओके, थैंक यू। फर्स्ट टाइम, ओके, चलो। उसका फर्स्ट टाइम है ना, तो इसीलिए वो पूछ रहा है। ये जुन्नर जो है ना, हमारे पूना से बस थोड़े से ही डिस्टेंस पे है। और मैंने भी जो कॉलेज किया है ना, वो डीवाई पाटिल से ही किया है। चलो, now, provided that the magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority. अब जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद में उसको क्या करना है? जो फादर है वो मेंटेन कर रहा था, उसके बाद में 18 साल की हो गई तो वो अपने आप को, अगर फिर भी वो अपने आप को दिखा रही है कि मैं अपने आप को, यहाँ पर अटेन्स मेजोरिटी का एज जो दिया गया है ना, आप देखोगे यहाँ पे अटेन्स हर मेजोरिटी। अटेन्स हर मेजोरिटी का मतलब होता है कि 18 इयर्स कंप्लीटली यहां से समझ में आ रहा है। लेकिन कितनी बेवकूफी वाली बात है, 18 इयर्स का मतलब है कि यहाँ पर वाइफ क्या 18 नहीं होगी क्या? 20 की नहीं होगी, 21 की नहीं होगी, 22 की नहीं होगी, 25 की नहीं होगी, 30 की नहीं होगी? वो अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है तो इस बच्ची का क्या है? ये फिर भी अगर कोर्ट को दिखा दे कि सर स्टिल आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ। देखो ये जो है ना, जो फादर है कहीं ना कहीं ये लिखेगा कि भाई अटेन्स मेजोरिटी तक जो एज है वहां तक अगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उसको क्या देंगे? मेंटेनेंस देंगे। लेकिन ये बेचारी होकर कोर्ट से कहती है कि सर नाउ आल्सो आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ इवन दो आई हैव अटेन्ड माई मेजोरिटी, बट स्टिल आई एम नॉट अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ। मेरे को आगे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी फर्दर, इट इज नॉट नेसेसरी ना। तो यहां पर क्या होगा कि वो अगर फीमेल है और इफ मैरिड इज नॉट possessed with sufficient means तो भी उसको अलाउंस देगी कोर्ट, है ना? चलो, provided further that the magistrate may during the pendency of the proceedings regarding the monthly allowance for the maintenance under subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife, such child, father or mother and the expenses proceeding which the magistrate considers reasonably and pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. अब देखो ये जो फर्स्ट प्रोविजो है, ये फर्स्ट प्रोविजो देखना,
यहां तक है ये फर्स्ट प्रोविजो, जिसमें किस चीज की बात कर रहा है, ये मंथली अलाउंस की बात कर रहा है। ठीक है, कोर्ट तो बहुत लंबा चलता है, बहुत टाइम लगता है, कोर्ट केस को तो बहुत टाइम लगता है ना, सुना होगा कि कोर्ट केस इतना जल्दी से थोड़ी खत्म होता है। तो इसके वजह से कोर्ट ने बोला इंटरम मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया भाई कि इंटरम, चलो इंटरम देते हैं। कहीं ना कहीं क्या होगा पता नहीं, कोर्ट केस कब खत्म होना है, 125 फाइनल कब डिसाइड होगा, तो जब तक बेचारी जो कोर्ट में आ रही है तब तक क्या करेगी, है ना। ये तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टेम्पररी बाई है ये, है ना, टेम्पररी ऑर्डर। हम लोग कभी कभी बाई काम पे नहीं आती तो टेम्पररी बाई रखते हैं ना, कि भाई 4 दिन के लिए नहीं है ये, तू ही काम करके दे दे। तो ये भी टेम्पररी ऑर्डर है कि जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक तुम ये ले लो। 5,000 होता है, 7,000 होता है। तो क्या, मेरा ये क्वेश्चन है प्रोविजो के ऊपर कि इंटरम ऑर्डर समझो 5,000 रुपीज हुआ है, तो कैन इंटरम बी चैलेंज्ड बिफोर हायर कोर्ट? क्या इंटरम चैलेंज किया जा सकता है? ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो क्या हम इंटरम चैलेंज नहीं कर सकते हैं? Yes, मैम ma'am. एरर, इंटरिम शायद चैलेंज किया जा सकता है। बेटा शायद नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। वाई Yes, शायद? ma'am. 100% किया जा सकता है, तो मैम बिल्कुल चैलेंज 101% इंटरम किया जाता है। जब हम लोग WS एग्जिबिट 5 के ऑर्डर को लेकर क्या हम अपील में नहीं जाते? मैम मेरी एक केस में ना सलीम सर की ऑर्डर है, सॉरी मैम मैं थोड़ा क्वेश्चन करूं आपको? यस 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 यस। उन्होंने क्या बोला, यू नो द चाइल्ड इज सिक, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उन्होंने बोला योर सोल फोकस वाज सिकनेस ऑफ द चाइल्ड, जबकि वो जरूरत थी, कन्वल्सिंग चाइल्ड था, लेकिन ही हैज नॉट गिवन दैट ऑर्डर। ही सेड सोल requirement is medical, so that cannot be enhanced. I challenged that in the High Court. Sondur Baldota ka judgment था. She said if first 12 months of the marriage were happy and easy and she was adjusting, where is the question of then giving maintenance? अब यहाँ पे तो we don't have the time to again go higher. So then the decision we took was just to continue with that and take that up in final, क्योंकि you can't waste time. तो दैट इज सेकेंडरी, यू कांट वेस्ट टाइम इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी तो आपने उस चीज को चैलेंज तो किया ना, आपने इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप गए ना, इंटरिम उस के चीज में एडमिट भी हुआ, ऐसे वो उनको करना ही है। अब मेरे केस की बात बताती हूँ, मैं सिमिलरली बोल रही हूँ, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे पिंपरी कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया है 8,000 रुपीज का। ठीक है, मुझे अब ये ऑर्डर जो है, मैं हस्बैंड के तरफ से हूँ, मैं सीधा ऊपर आई अपील में लेके इस ऑर्डर को, वो इंटरम ऑर्डर को लेकर ऊपर आ गई मैं, और इस ऑर्डर को यहाँ पर जो साहब है उन्होंने 4,000 रुपीज कर दिया। अब जो लेडी है वो सीधा वापस हाई कोर्ट गई है कि भाई 8,000 से 4,000 कैसे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है हाई कोर्ट में, मेरा तो इंटरम ऑर्डर, यहाँ पे आपका सर्कमस्टेंसेस में क्या था कि 1 ईयर जो ऑफ द वाइफ और हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो आपके फैक्ट्स में वो चीजें मिसिंग होगी, इसकी वजह से आपके इंटरम ऑर्डर को उन्होंने ये नहीं किया है। नहीं तो नॉट पॉसिबल कि इंटरम ऑर्डर को वो रिवर्स नहीं होता। जब यहाँ से जाके मैं रिवर्स करके पूना से लेके आ सकती हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको इंटरम ऑर्डर उसको बोल देने का कि ये जो है वाइफ जो है सेपरेटली रह रही है बिना किसी वजह के, तो वो हो जाएगा कैंसिल। फिर इनका ग्राउंड क्या है? आप सोनिया की बात समझे वो क्या बोल रही है? यस मैम। नहीं समझे मैम? फॉर हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर जज कैसे था, शी वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स वुमेन एट ऑल। आपका कोई भी रीजन हो, 99.99% रिजेक्शन ही है, अगर आप कोई भी ऑर्डर उठा के देख लो। आपके कहने का मतलब है अपील में जाने के बाद इंटरम ऑर्डर रिवर्स होके नहीं आता है? नहीं, मेरा वाला नहीं आया विद दिस पर्टिकुलर माइंडसेट। क्यों? वो दैट वाज अ क्राइटेरिया ना। अब यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, भाटिया मैडम जो बैठी है वो क्या कर रही है,
वो फुली अगेंस्ट होके बैठी है आप सर सब चीज के लिए। तो वो उनके जज का ओपिनियन था, इसीलिए आपको ऑर्डर रिवर्स ओके नहीं मिला और आपके अगेंस्ट में गया वो ऑर्डर। पर आपको अपील में जाने के बाद आपकी अपील तो एडमिट हुई ना मैम। वो सबसे बड़ा रिलीफ था। और उस अपील को ही बाद में मैंने, जैसे आपने बोला ना कि उसका यू प्ले विथ लॉ, आपने बिल्कुल राइटली कहा कि यू प्ले विथ लॉ, देन वी प्लेड विथ द पर्सन। फिर हमने जो उसका छोटा छोटा मिस्टेक जो पकड़ा है कि भाई नहीं तुम्हें देना ही है, वो किसी भी हालत में इट इज बाउंड एंड ड्यूटी, वही चिल्ला चिल्ला पुकार कर कर के हमने वो दिया है। फिर तो फिर वैसे ही होता है ना एट द एंड, क्या वही अगर कोई चीज हमारे एडवर्स भी आती है ना, बाद में जाके हमको उसका बेनिफिट भी मिलता है, आपने वही किया और दैट इज वेरी गुड। और हम लोग एज अ लॉयर तो कितनी बार हम लोगों को फेवर में भी ऑर्डर्स आते हैं जो नहीं भी आते हैं, तो उसको लेकर हम लोगों को तो पैसा ही कमाना है ना। फेवर में आए तो भी पैसा है, नहीं फेवर में आए तो भी पैसा है। हाँ, क्लाइंट को जस्टिस के लिए गेम है ना हमारा यहाँ पे, कि उन्हें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए इस चीज को लेकर। जो अभी है टोटल में 340। बाबू आपका आवाज पूरा कट रहा है। Your voice is not coming to me properly at all, sweetheart. मैम हैं अब आ रही है मैम, अभी कट कट के आ रही है। मैं एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। अब आ रही है मैम? आ रही है, बोलो। मैंने फिर 340 इंटरप्रिटेशन में। मैम साउंड ही नहीं आ रही है। हाँ ना, मैं भी बहुत ऐसे पता है क्या, बहुत कान लगा के सुनती हूँ कि ये क्या बोल रही है। पूरी ब्रोकन है। पूरी ब्रोकन है वॉइस। वैसे इसकी वॉइस क्लियर आती है, पता नहीं आज क्यों ऐसे हो रहा है। मैम हम्म जो फाइनल जजमेंट है, मतलब जो फाइनल वो मिलेगा मेंटेनेंस, वो जजमेंट के बाद मिलेगा ना मैम? इनकम जो मिला है वो टेम्पररी, तो जजमेंट में आपको मिलता है ना पैसा। इनकम इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, टेम्पररी ऑर्डर में भी आपको पैसा मिलेगा बेटा। अगर जितना भी आता है, 4,000 आता है, 5,000 आता है, 10,000 आता है, जो भी आता है, इंटरम के बाद भी आपको पैसा वसूली करना रहता है। अगर आप उसमें भी नहीं भरते हो तो रिकवरी वारंट निकलता है उसमें भी। यही तो 125 का खासियत है। अभी क्या है, केस जो है ना बहुत लंबा लंबा चलता है, तो तब तक कोई इंसान भूखा थोड़ी मर सकता है। इसीलिए 2 महीने के अंदर अंदर के लिए इंटरम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देनी है। बेटा 2 वो 60 महीने के डेज का अंदर जो जजमेंट बात दे है ना, वो फैक्ट नहीं है। आपने जो यहाँ पे 60 डेज का पकड़ के चले हो ना, दूसरा प्रोविजन जो बोलता है कि 60 डेज के अंदर इनको 125(3) जो भी बोलता है आपको एप्लीकेशन डिसाइड करनी है, तो यहाँ पर ये लोग 125 के अंदर 60 डेज में तो कभी भी नहीं करते हैं। ये तो झूठ है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि आपको करना है। मैं पर कोर्ट ऐसे तो कहती है तो हम। लिखेंगे ना जुडिशरी के। हाँ वो तो बेटा यस, वो तो यस, एब्सोल्युटली तो यस। उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। हाँ तो मैम समझ रहे हैं। रिएक्शन में क्या होता है मैम? वो लाइक अगर ऐसे इतना परेशान है, अब ये जैसे बोले बहुत टाइम टाइम तक चलता है, फाइनल जजमेंट आएगा तब कोई फाइनल ऑर्डर होगा, तो मैम इंटरिम कब, मतलब इंटरिम जब मेंटेनेंस हो करेगी वो कब करेगी मैम? कितनी हियरिंग के बाद है, कितने टाइम के बाद, या कुछ बेटा ऐसा है? देखो मैं आपको बताती हूँ, सुन के ले लो ये बात जो आप मेरे से अभी पूछ रही हो ना। लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको मैं ना ये चीज है ना, एक मिनट। हाँ बेटा, मैरिज नहीं करो ऐसा नहीं हो सकता ना। मैरिज नहीं करो चाहते तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी करना तो पड़ता ही है। अब अभी मैं तुम पेरेंट्स को मेंटेन कैसे करने से मना कर दो कि वाइफ से बच जाओगे, बच्चों से बच जाओगे, पेरेंट्स से कैसे बचोगे? वही तो बात है। मैम अब पेरेंट्स की देखो, बात अलग है। सुनो मेरी बात। अभी ना आप लोगों का जो डाउट है ना, मैं इधर का इधर क्लियर करती हूँ। इंटरम कब होगा,
कैसे होगा, क्या फाइल करना पड़ता है। चलो मैं यहाँ पे आपको 125 की प्रोसीडिंग्स केस कैसे ये करते हैं ना वो भी दिखाती हूँ आपको, 125 का कैसे किया जाता है। अब 125 सीआरपीसी के अंदर खासियत क्या है, ठीक है, क्या खासियत है हमने देखी। ये है पिटीशन, दिस इज अ पिटीशन, ठीक है, ये एक पिटीशन है जिसमें आपने अपनी एग्जिबिट 1 की कॉपी रखी है इसके अंदर, दिस इज अ मेन पिटीशन, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो, वीपी जो मैंने आपको बताया है, एलओडी जो मैंने आपको बताया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके बाद में रिस्पुर्सीस, उसके बाद में एफिडेविट, उसके बाद डिक्री, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा मेरे मुंह से, घड़ी 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 यही बात बोलती रहती हूँ मैं, है ना, ये सुना है। अब ये केस की तैयारी हो चुकी है, केस की एंट्री लग चुकी है, ठीक है। अब 125 का केस का फर्स्ट हियरिंग हो गया, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग यानी केस बोर्ड पे, केस बोर्ड पे का मतलब क्या होता है, केस की स्टार्टिंग हो गई, इट इज अ बिगिनिंग, ठीक है, इट इज अ बिगिनिंग, ये शुरू हुआ केस, यहां से स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग हो गई केस की, शुरू हो गया केस यहां से, ठीक है। 125 की फर्स्ट हियरिंग लगी, कोर्ट को हमने बताया कि हम लोग 125 की प्रोसीडिंग्स में ये फैक्ट है, ये है। कोर्ट ने क्या किया, इशू नोटिस किया। इशू नोटिस का मतलब क्या होता है, समन, क्या होता है, समन्स, ठीक है। समन्स किसको जाएगा, रेस्पोंडेंट को जाएगा, डिफेंडेंट, बेटा उसको रिस्पोंडेंट कहोगे, 125 के अंदर ऐसा नहीं आता है, सुन के वहां पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट सिविल केस में होता है, क्रिमिनल में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट जो है जिसको अपन ऑपोजिट पार्टी कहते हैं, ठीक है। अब केस जो फाइल किया है वो समझो उस्मा ने अपने सौरभ जो शौहर है उसके खिलाफ किया है, समझ के ले लो, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल बेटा, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। अपने हस्बैंड के खिलाफ किया उस्मा ने केस, उस्मा ने फर्स्ट हियरिंग इशू नोटिस करवा के ले लिया, समन्स लग गया, रिस्पोंडेंट को बोला गया आजा, रिस्पोंडेंट अगर नहीं आता है तो क्या हो जाता है, एक्स पार्टी ऑर्डर, ठीक है। उसको लेकर समन्स की आप क्या करते हो, रिपोर्ट लगाते हो, ठीक है, समन्स का वेब पोर्टल लगाते हो, ठीक है। समन्स सर्व हुआ है इसका आप कोर्ट को वेब पोर्टल लगाते हो, ठीक है, यानी कि इट इज अ प्रूफ टू द कोर्ट, इट इज अ प्रूफ टू द कोर्ट कि इसको समन सर्विस हुआ है, ठीक है। कोर्ट अगर समझती है कि सर्विस हुआ है, डीम सर्विस्ड समझ के चलती है, कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर करेगी। एक्स पार्टी मतलब वन साइड ऑर्डर, बिना ऑपोजिट पार्टी के सुने हुए, क्यों, ऑपोजिट को इनविटेशन था फिर भी वो कोर्ट में नहीं आया, ठीक है। अब यहां पर हमारी बात हो गई, समन्स लग गया, वेब पोर्टल हो गया, सर्विस मानी गई। अगर वो आ जाता है तो क्या, अगर वो आ जाता है तो क्या, यानी कि यहां पर रिस्पोंडेंट आ जाता है, ठीक है। रिस्पोंडेंट क्या करेगा, अपना जवाब देगा कोर्ट को, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा या से फाइल करेगा, मैम काउंटर फाइल करेगा ना, काउंटर कैसे मैम होगा, मैम रिटर्न स्टेटमेंट और से क्या होता है, वो रिटर्न स्टेटमेंट तो मालूम है लेकिन से क्या होता है, से इट इज वही होता है, रिटर्न स्टेटमेंट के जैसे ही से दिया जाता है, आपको जो बोलना है आप से के अंदर देते हो कोर्ट, आप जो बोलना चाहते हो, रिस्पोंडेंट जो बोलना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ से देगा वो, ठीक है। अब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है या से फाइल कर रहा है, दोनों में से जो भी, उसके बाद में क्या होगा, ये जो है हमारी जो एप्लीकेंट है उज्मा, हमारी उज्मा एप्लीकेंट है, वो क्या करेगी उसके बाद में, एविडेंस फाइल करेगी, अपना एविडेंस एफिडेविट, ठीक है, ठीक है, एविडेंस लीड करेगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, एविडेंस के बाद में क्या होगा, आप बोलेंगे चीफ होएगा, क्रॉस होएगा, लेकिन इसके पहले, ये चीफ और क्रॉस से पहले एक और स्टेप आता है कि दोनों पार्टीज के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है,
ठीक है, इंटरम को लेकर, इंटरम को लेकर अब आर्ग्यूमेंट हो रही है। कौन सा ऑर्डर आएगा? इंटरम ऑर्डर आएगा, विच इज अ टेम्पररी ऑर्डर। ठीक है, अब ये टेम्पररी ऑर्डर क्या होगा? आपको समझो, उस्मा को मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स करती है कोर्ट 50,000 रुपीज। कितना? 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 जो है ये इसका टेम्पररी ऑर्डर है, ये इसका इंटरम ऑर्डर है। ठीक है, आया इतना समझ में? मैम अगर हमें पर मंथ नहीं देना है और हमें सीधा एक बार ही एलिमनी दे के बात खत्म करनी है, तभी क्या करेंगे हम? आप क्या करो ना, एलिमनी का बात अलग होता है। अगर 50,000 आपको एक ही शॉट में देना है तो एक ही शॉट में 50,000 देके मुकरा करो। नहीं तो वो क्या करेगी, 12 मंथ्स का आपको ये लगाएगी, जो 125 में देखोगे आप। ओके मैम। वो बस से वसूल करेगा। उस्मा क्या करेगी? वसूली करेगी 125 के अंदर, अगर हस्बैंड नहीं देता है तो। यस मैम, और अगर नहीं देता तो 421 लग जाएगा। लेकिन मैम एलिमनी की बात सीआरपीसी में कहीं नहीं कही गई। आपने पढ़ी है क्या कहीं पे एलिमनी को लेकर? हमने हिंदू No, मैरिज एक्ट में जैसे एलिमनी देखा है, और यहाँ पे हमने कहीं पे भी नहीं देखा है एलिमनी देने का जो प्रोविजन है 125 के अंदर, वो तो नहीं है। हाँ बोल 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 लावण्या, बोल 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 मेरा बच्चा। मैम एविडेंस एफिडेविट के बाद मैम निकल गया मैम मेरा कनेक्शन। एक बार दोबारा बता दो मैम, एविडेंस एफिडेविट के बाद। सामने सब लिखा हुआ है बेटा, सामने सब लिखा हुआ है। एविडेंस के बाद आर्गुमेंट, फिर चीफ, क्रॉस, फिर इंटरम ऑर्डर, फिर इंटरम ऑर्डर। ठीक है मैम, मेरे को भेज देना। ठीक है, ओके, मुझे भी भेज देना। ठीक है, ओके मैम। चल, अब दूसरा प्रोविजो आपको 60 डेज की बात बताता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर द इंटरम मेंटेनेंस expenses under the second proviso shall as far as possible dispose within 60 days from the date of the service of notice। बोले तो क्या, 60 दिन नोटिस के सर्विस के बाद की बात की जा रही है, यानी कि सम्मन्स मिलने के बाद 60 दिन के अंदर इस कोर्ट में क्या करना है उनको, इस एप्लीकेशन को डिसाइड करके लेने का है। ओके, अल्लाह लाइट चली गई। मैम ये जो है इसके लिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अलग से एप्लीकेशन लगती है ना? हाँ लगा रहे जो है, उस एप्लीकेशन को 60 दिन में डिस्पोज ऑफ करना है ना? हाँ अलग से इस 125 को ही, इस 125 को ही जिसकी इंटरम एप्लीकेशन करी जाती है कोर्ट के सामने कि आप मेन पिटीशन को डिसाइड बाद में करिए, इंटरम पहले दे दीजिए। आप समझो हम लोग ने मेन में मांगा है 1 लाख रुपया, और इंटरम में हम मांग रहे हैं कि ठीक है हमें तुम 50-60 दे दो। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको ड्राफ्ट भी कैसे करते हैं। 125 को हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं ना, बहुत इजी ड्राफ्टिंग है 125 की, बहुत इजी। इसमें बार्गेनिंग होता नहीं है? बार्गेनिंग हम बेटा सब्जी मंडी में तो खड़े नहीं है कि बार्गेनिंग करेंगे, कोर्ट आर्ग्यूमेंट करेंगे हम लोग उस चीज के ऊपर। हाँ, अपील में जाके हो जाती है बार्गेनिंग। मैम ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है ना कि भाई वो इंटरिम में दे या ना दे, या फिर देना ही होता है मैम विक्टिम को? बेटा देना ही होता है ना, जिस चीज को लेकर हम कोर्ट में फिर क्यों आए, देना ही पड़ेगा ना उनको, ऐसा कैसा, देना ही पड़ेगा ना स्वीटहार्ट, क्यों नहीं देना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट को लेकर यहाँ पे दिया गया है, जिसकी मेजोरिटी ऑफ द एज नहीं है, जिसने मेजोरिटी ऑफ द एज को अटेंड नहीं किया है ना। वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड और बाय ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम अ हस्बैंड और नॉट रीमैरिड। क्या एक डाइवोर्स वाइफ भी 125 की प्रोसीडिंग्स लगा सकती है इवन आफ्टर डाइवोर्स ना? इवन आफ्टर डाइवोर्स
क्या 125 की प्रोसीडिंग्स लगा सकती है एक डाइवोर्स वुमन? यस, लगा सकती है। यस मैम, लगा सकती है, क्योंकि डाइवोर्सी वुमन शादी कैन नहीं गेट करी है। मेंटेनेंस। एक डाइवोर्सी वुमन को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। हाँ शिवानी, शिवानी किधर गई? शिवानी मैम जो माइनर है मैम अनसाउंड माइंड और ये इंसेंट पर्सन मैम काउंट होंगे मैम माइनर में, या फिर मेजोरिटी आएगी सिर्फ? माइनर मीन्स अ पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर जिन्होंने नॉट अटेंड हिज मेजोरिटी बोल रहा है कि अंडर एज की बात की जा रही है। यहाँ पर अंडर एज की बात की जा रही है, माइनर कहा जा रहा है। पागल इंसेन वगैरह नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। पागल भी नहीं बोल रहे हैं, इंसेन भी नहीं बोल रहे हैं, बदीर भी नहीं बोल रहे, दिमाग से कम भी नहीं बोल रहे बेटा, यही बोल रहे हैं माइनर के लिए। वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड, और मैंने आपको कहा कि डाइवोर्सी वुमेन भी मेंटेनेंस को लेकर कि कुछ भी करे तो भी चलेगा, उसको भी मेंटेनेंस का फुल राइट है। डाइवोर्स वुमेन को भी मेंटेनेंस मिल सकता है, नो डाउट ही नहीं है इस बात को लेकर, कंफ्यूजन ही नहीं है, नो डाउट। एनी सच अलाउंस 125 की कंप्लेन नहीं होती ना? पिटीशन होती है, पिटीशन। यस मैम, वो एप्लीकेशन जाती है, लेकिन हम सबसे सीधा ही एप्लीकेशन देंगे क्या? उससे पहले कुछ नहीं करना होता? मतलब आपका मतलब है पुलिस कंप्लेन? यस मैम, कर सकते हो ना पुलिस कंप्लेन, उसमें क्या है? वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी हम लोग एविडेंस में लेके आते हैं ना उसको, एविडेंस और प्लस में आप अपने फैक्ट्स में दिखाओगे ना कि हमने पुलिस कंप्लेन भी करी है इसको लेकर। 498 के साथ लगती है ना 125 की पिटीशन? 498 के साथ में नहीं लगती है। 498 तुम 125 तुम्हारी मर्जी है। आपने डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन किया है, 125 नहीं किया है, तुम्हारी मर्जी। चलो एक और बात बताती हूँ यहाँ पर, और बात एक शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ में, कि अगर डीवी की पिटीशन लगी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन, ठीक है, तो उसके साथ में 125 भी लगी हुई है। डीवी में आपको इंटरम ऑर्डर मिलता है 5,000, 125 में आपको मिलता है 10,000। तो आपको कौन सा मिलेगा, डीवी वाला कि 125 वाला, कि दोनों, या दोनों भी? दोनों या दोनों भी नहीं? दोनों मैम मिलेगा, दोनों मिलेगा, 15,000 मिलेगा। गौरव आप क्या बोल रहे हो? गौरव ऑन योर माइक। गौरव आप इधर हैं? यस मैम, यस मैम। मुझे बताएं कि डीवी में भी अगर ऑर्डर होता है इंटरम 5,000 रुपया, 125 में भी होता है 10,000 रुपया, तो वाइफ को क्या मिलेगा? दोनों या दोनों भी नहीं, या एक? मैम एक मिलेगा 10,000। एक मिलेगा 10,000, और फिर डीवी का जो हुआ है 5,000 रुपया। चलो मैं ही बता देती हूँ, दोनों होंगे। यस, दोनों ही मिलेगा। करेक्ट, they are under separate provision, they are under separate and provisions, each of them, and both cases must stand on their own 2 feet. करेक्ट। बट मैंने इसमें भी एक केस लॉ दिखाई है कि अगर डीवी में ऑर्डर हुआ है तो 125 के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया जाए, ये भी मैंने किया है। मेरे पास एक केस लॉ भी है कि भले ही वो दो, करेक्ट है आपकी बात, लॉजिकली यू आर करेक्ट, एक्चुअली इट इज राइट कि वो दोनों अलग प्रोविजंस में हैं, अलग एक्ट अलग है, तो उसको लेकर अगर डीवी में 5,000 हुए तो उसको 5,000 भी मिलेंगे, 125 में 10,000 हुए तो वो भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप हस्बैंड की तरफ से हो तो आप क्या करोगी? 5,000 भी लेने दोगी वाइफ को, 10,000 भी लेने दोगी? आप ग्राउंड लेंगे मैम, ग्राउंड लेंगे फॉर नॉट गिविंग मेंटेनेंस। बेबी यहाँ पे ग्राउंड की अलग बात है। यहाँ पे ये सोनिया क्या बोल रही है पता है क्या? ये बोल रही है कि 5,000 भी लेने दो, 10,000 भी लेने दो। करेक्ट बात है, और ऐसा ही होता है। ये सही बोल रही है, मैं इसको किधर भी एब्सोल्युटली राइट, पर देयर इज अ केस लॉ व्हिच स्टेट्स दैट कि अगर एक में ऑर्डर हुआ तो दूसरे को ऑर्डर को अपन ये करवा सकते हैं।
मैम फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि वाइफ शुड नॉट नीड बोथ दोज मनीज। करेक्ट बात है कि वाइफ शुड नॉट नीड, पर यहाँ पे तो दोनों ऑर्डर्स हो गए ना। यहाँ पे तो दोनों ऑर्डर हो गया, डीवी में 5,000, 125 में 10,000 रुपया, मेंटेनेंस दोनों तरफ से तो हो गया ना। ये तो बात की बात है कि फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए। ऑर्डर हो गया, अब मैं इस ऑर्डर को कैसे रुकाऊं? चैलेंज करके। वो कैसे? कौन सा केस लॉ है आपके पास जो ये बोलता है कि डीवी ऑर्डर होने के बाद 125 को कैंसिल करो, या 125 के ऑर्डर को होने के बाद डीवी का मेंटेनेंस कैंसिल करो? मैम केस लॉ नहीं तो ग्राउंड मैम आपसे नेहा रजनीश में एक सेंटेंस दिया गया है कि वन ऑफ द मेंटेनेंस हैज टू बी बैलेंस्ड। आपकी आवाज है ना फिर से डिडक्ट हो रही है, मेरे को सच्ची में नहीं सुनाई दे रहा है। प्लीज वापस बोलोगे आप प्लीज मेरे लिए? हाँ मैम, रजनीश वर्सेस नेहा में अब आ रही है मैम, आवाज आ रही है? आ तो रही है पर बीच में चली जा रही है, मतलब मेरे को कान लगा के सुनना पड़ रहा है आज। वैसे तो आपके इधर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आज क्यों हो रही है पता नहीं। चलो कोई ना, बोलो 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 प्लीज मैम बोलो। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है। हाँ मेरे यहाँ भी आप और मैं एक ही जगह रह रहे हैं, ऑफ कोर्स करेक्ट है ये बात। ओके मैम, रजनीश वर्सेस नेहा में एक सेंटेंस है कि मेंटेनेंस नीड्स टू बी बैलेंस्ड एंड हस्बैंड नीड नॉट बी बर्डन। तो अगर वाइफ का ऐसा है कि तो आपने ऐसे सेट असाइड किया होगा फैक्ट्स ऑफ द केस पे। यस मैंने यही करके लिया। तो यही मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की कि अगर आप एक साइड लॉयर हो, हस्बैंड के तरफ से क्या करोगे? हस्बैंड तो रोते ही बैठेगा, ऐसे तो उसको तो ऐसे लगेगा कि कहाँ मर जाऊं मैं जाके, मैं तो 5,000 की औकात नहीं रख रहा हूं, मैं 15,000 कहाँ से दूंगा भाई। तो एग्जैक्टली मैंने ये किया था और इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करके दिया था। परफेक्ट, ठीक है। ये सिर्फ लॉ पॉइंट थी, आपको नहीं भी बताती तो भी चलता, क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे ये सब बताने के लिए, बट मेरा पैशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ बोल बोल मेरी बच्ची, बोल लवन्या बोल। मैम जो केस लॉस हमें नहीं, हम आपको कॉल कर लेंगे। मैम इसका केस लॉ बता दो। भाई देखो क्या बोल रही है, इतना पढ़ाने के बाद भी मेरे को ही फोन करेगी। हर फैक्ट के पीछे केस लॉ होता है और वो फैक्ट हम कैसे ढूंढेंगे? मतलब फैक्ट तो है लेकिन केस लॉ कैसे ढूंढेंगे? हमें केस आपके पास जो आपके, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि ये दोनों ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने केस लॉ ढूंढ के निकाली ना। मैम कैसे ढूंढ? अब देखो यहाँ पे उसमें लिख देंगे ना गूगल पे फैक्ट, बस गूगल ही अपने पास, गूगल पे फैक्ट लिख के बताइए, गूगल बोलेगा रुक मैं सोचता हूँ क्या है। हाँ कि मैम गूगल बोलेगा आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। मैम आपको कॉल करेंगे। हाँ मैम आपको कॉल करेंगे। एक केस बताऊं प्लीज, मेरे साथ हुआ है मैम। डीलिंग्स मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था और द कोर्ट डिड नॉट ग्रांट 125 interim maintenance. तो she was inclined towards dismissing the main petition. तो मैंने उनसे कहा कि main petition 125. तो मैंने उनसे कहा I have observed that you are not inclined towards understanding and applying your mind, in which case I do not find the need to convince you or plead my case before you. I will write and give it on affidavit. I'm also an officer of the court. You pass whatever you understand of this case. I will take it up in High Court. This is what is to be done. This is what is to be done. क्योंकि on this ground we will not get transfer petition. हाँ Sonia, on this ground you won't get transfer. No, yeah Sonia, I can hear you.
तो मैम मैंने ऐसे बोला था, देन शी वाज टेकन अबैक. तो she did two things. She stopped the dismissal order, and then she said, "Oh, I will not give." I said, "That's fine. You can give us final maintenance." तो फिर बाद में वो जो उन्होंने ऑब्जेक्शन ली थी, वो ऑब्जेक्शन भी उन्होंने ऐसी ऑर्डर दी कि आई डू नॉट थिंक दैट द कोर्ट इज हेल्पलेस टू कंसिडर द प्लाइट ऑफ अ वुमन. मतलब व्हेन आई टोल्ड हर दिस, तो ये भी होता है कि समटाइम्स भी होता है. हाँ, ये भी होता है. दिस इज तो ये तो होता ही है ना. ये सब चीजें तो कभी कभी वो कंसिडर नहीं भी करते हैं. पर ऑन दिस ग्राउंड हम ट्रांसफर पिटिशन में भी डाल नहीं सकते हैं कि जब तक बायस्ड नहीं है यहाँ ऐसे करने के लिए. हम जब डीजे को हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे मैटर को ट्रांसफर करो, या किधर हम एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तो कुछ होना चाहिए ना जिसकी वजह से. तो आपने जो कहा वो एग्जैक्टली राइट. यू गिव एन एफिडेविट बिफोर हर कि तू नहीं कर सकती है ना, तू मत कर, तू चल ये कर. मैं एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं तेरे को एफिडेविट देती हूँ, तू बिन टोके की है. मैंने तो एक जज को ऐसे भी बोला है, तेरे को डोका ही नहीं है. उसने तो मुझे बोला आई एम पासिंग कंटेम्प्ट ऑर्डर अगेंस्ट यू. मैं तो उसको ऐसे भी बोल दी. मैम इन्होंने भी मुझे वार्निंग दी. शी सेड आई विल मेक यू पे फॉर दिस. सो आई सेड मैम आई एम प्रिपेयर्ड बिफोर यू टेल मी दिस. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. क्या होगा? यू विल मेक मी गो टू द सुप्रीम कोर्ट. आई एम विलिंग टू गो, बट आई एम नॉट विलिंग टू बाउ डाउन फॉर अननेसेसरी रीजंस. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोर्ट एग्जिस्ट टू डू जजमेंट, जस्टिस, and you're not doing justice. You're inclined in the wrong direction. So she did not take contempt proceeding under me, ma'am. मेरे खिलाफ भी उसने बोला था. मैंने तो उसको, मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था. मैंने उसको बोला था तेरे को डोका ही नहीं है, आप बिन डोके चाहिए तुम्हें. मैं ऐसे बोल दिया था उसको गुस्से में आके. मेरे सब जूनियर सब मैम 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 क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो. बट मैम दैट इज राइट. अगर आप बोलोगे नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगी. सब मतलब हाथ जोड़ के खड़े रहने से कुछ नहीं होता है. नहीं, वी कांट गो डाउन टू सच अ लेवल कि हम अपनी इज्जत ही वहां पे उनको निकाल के दे दे कि यार तू सही है यार हम गलत है. जहां तेरे को जो करना है, वी हैव अपर लेवल ऑफ द कोर्ट, वी कैन गो देयर एंड टेल देम व्हाट इज हैपनिंग हियर. इनके सामने क्या करना. करेक्ट मैम. दे हैव अ लिमिटेड नॉलेज एडिशन ना. उनको लिमिटेड नॉलेज, हमारे पास जो नॉलेज है वी प्ले विद आवर नॉलेज. करना है उनको जो करना. मैं तो इनको बोलती हूँ करो ना ऑर्डर ना. 156(3) ऑर्डर मेरा एक पेंडिंग पड़ा हुआ है. इट इज बीन 1 year क्रॉस. जज अभी तक जजमेंट कर ही नहीं रहा है उसके अंदर. मैंने कहा तू कुछ भी कर, तू रिजेक्ट कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम देयर टू गो इन रिविजन. तू कर. तो मैम पेन ही नहीं उठाते हैं ना, बाकी का हम तो लटक के रह जाते हैं. यही तो प्रॉब्लम है. यही तो प्रॉब्लम है ना डियर. वो लोग पेन नहीं उठाते, हम लटकते रहते हैं. फ्रॉम दिस वे टू, मतलब हमारे लिए तो सीसो है, यहाँ मरो या वहां मरो. क्लाइंट हम लोगों का जान खाता है मैम ऑर्डर कब होगा, ऑर्डर कब होगा. 1 year दैट मैन हैज बिकम सो इम्पेशेंट. बोलो मैम छोड़ दो, केस ही छोड़ दो. नहीं करने का हम लोगों को. और उनकी भी गलती नहीं है. मैंने उसको मुंह पे बोला सर तुमको ऑर्डर करना है करो, नहीं तो मैं ऊपर जाके बोलती हूँ कि माय ऑर्डर इज पेंडिंग फ्रॉम सो मेनी डेज, यू आर नॉट पासिंग एनी ऑर्डर. फिर आखिर उसने ऑर्डर किया. जब तक अगर हम इस लेवल पे नहीं जाते वो अपना लेवल छोड़ते नहीं है. उनके सामने अगर हम डर गए तो वो तो हम लोगों को बैठे ही हुए करने के लिए. यू नो ना जयसिंघानी कोर्ट विच इज कम नाउ. छोटा सा कोर्ट है, आपने देखा होगा सोनिया. फर्स्ट फ्लोर पे सिविल बिल्डिंग में जब यू मस्ट हैव सीन 100%. वो सुनता है, आपने देखा है उसको. हाँ बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है, कितना भी उसको बोलो. मैम यू नो फर्स्ट that judge was in family court, you know that. जयसिंघानी. हाँ नहीं, मेरे को फैमिली कोर्ट में था ये नहीं पता है. हाँ मैं इसके कोर्ट में कभी भी नहीं गई थी. आपने देखा है नॉलेज, आपने देखा है प्रोसीडिंग कैसे करते हैं. देख मतलब आप ऑब्जर्व कीजिए, बाद में आप देखिए. मतलब यू हैव अ गुड थिंकिंग अबाउट हिम दैट ही इज अ नाइस, ऐसे बोल रहे हो आप. नहीं ओके लेट मी चेक. लेट मी चेक उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही है. देखिए उनका वो he makes up his mind in the first go only. वो सिंधी है क्या? नो क्योंकि उसका सरनेम वो है तो थोड़ा मुझे डाउट आता है. पर मैंने जब उसको देखा है ना, मैम गुजराती में भी होता है ये सरनेम और राजस्थानी में भी होता है ये सरनेम.
तो दोनों में से कुछ कच्ची वच्ची रहेगा या गुजराती रहेगा, कुछ तो रहेगा हाँ, वो। ऐसा भी हो सकता देखो है। ना गुजराती पीपल व्हाट दे डू, उनका दिमाग बहुत यही चलता है, कच्ची मानो उनका दिमाग यही चलता है कि उन्होंने जो बोल दिया सब वही होने वाला है, विदाउट कंसिडरिंग। ऐसे होता है मैम। तो आप देखिए, प्रोसीडिंग विल गो नॉट एज पर व्हाट यू थिंक। आप देखिए व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखती हूँ, मैं आपसे बात करेंगे फिर इस बारे में, कोई ना। चलो, हाँ, any यस मैम। such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding shall be payable from the date of the order, if ordered from the date of application of maintenance or interim maintenance। अब इसके बारे में ना मैं आपको पहले ही बता के आई हूँ, क्लियर कट बात। ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस कब से होगा ये बात मैं आपको बता के, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ पिटिशन, ये बात आपको क्लियर कट मैं आपको शुरू में बोल दिया, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, चलो चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है 125(3), वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये। इफ एनी पर्सन ऑर्डर्स so order fails without a sufficient cause to comply with the order, any magistrate may for every breach of the order, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ने शान से ऑर्डर किया है और आप उस ऑर्डर को ओबे ही नहीं कर रहे हो, जा जो करता है कर, तो वो ब्रीच अगर आप करते हो, ब्रीच ऑफ ऑर्डर, तौहीन करते हो ऑर्डर की, ब्रीच करते हो, वो ऑर्डर का ब्रीच करते हो, नहीं पे करेंगे, तो जब जब्ती आती है ना तो अच्छा वाला वहां पे ये ठंडा पड़ जाता है। इशू ऑफ वारंट फॉर लेइंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लीविंग फाइन्स एज मे सेंटेंस टू सच पर्सन फॉर द होल or any part of each month, allowance for the maintenance or interim maintenance and the expenses of the proceedings as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant। very thin line में यहाँ पे क्या बोला है, remaining unpaid, जो पैसा हमने भरा नहीं है, अनपेड है, नहीं पे किया है, जो रिमेन यानी जो रह गया है पैसा भरने के लिए, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, पैसा तो तुम्हें भरना पड़ेगा। फॉर अ टर्म इम्प्रिजनमेंट, देखो यहाँ पर मैं एक्सटेंड टू 1 month और अंटिल द पेमेंट इफ सूनर में, जब तक पैसा भरोगे नहीं तब तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता है। और पुलिस आती है। 125(3) जो है ना, ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स है, इसको आप यही समझ के चलो कि ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स है। और 125(3) के अंदर आप क्या करते हो ना कि 12 महीने का आपका जो भी रहता है, एग्जाम्पल फाइनल ऑर्डर हो गया, एग्जाम्पल फाइनल ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसको आप 125(3) की प्रोसीडिंग्स में कैसे कैरी करोगे, 125(4) में कैसे कैरी करोगे? 12-12 महीने का पैसा लेंगे आप, 12-12 महीने की पिटिशन यानी एप्लीकेशन फाइल करते रहोगे कि इतना हमारा अमाउंट है, अभी इसको बोलो इतना पे करने के लिए। इंटरम को लेकर भी कर सकते हैं आप उसको कैरी डाउन करने के लिए, क्योंकि रिकवरी कैसे होगी, आपका जो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट है वो एग्जीक्यूशन वारंट जिसे कहते हैं। एग्जीक्यूशन वारंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूशन वारंट? जारी करवाना। मैंने ना एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो वारंट निकलता है कि मैंने ये ना काम अभी होगा ऑर्डर के बाद, 21 को लेकर ना बहुत सारे वीडियोस जो है, yes, मैंने YouTube पे ऑर्डर 21 को लेकर ना ये बात वहां पे बहुत अच्छे से डिस्क्लोज की है कि एग्जीक्यूशन वारंट कैसे करती है कोर्ट। यस मैम, आप एक बार वो वीडियो को देखो, ऑर्डर 21 के जो भी वीडियोस है, एक बार पक्का देखना लावण्य, आप दूसरों को नहीं कहूंगी पर आपको पक्का कहूंगी, आप पक्का देखना और आप मेरे साथ उसके बाद में बहुत सारी डिस्कशन करना, ओके? क्लास होने के बाद देखूंगी मैम। हाँ, वो अभी नहीं बोल रही हूँ, क्लास होने के बाद ही बोल रही हूँ, ठीक है? चलो, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount under this section unless application be made to the court। अब समझो, जो आप यहाँ पर जो रिकवरी के लिए वारंट की एप्लीकेशन देती है, कोर्ट को वारंट की एप्लीकेशन दी जाती है, तो कौन देगी यहाँ पे? उस्मा देगी। क्यों? उस्मा ने पिटीशन फाइल की थी ना भाई, हाँ, तो उस्मा क्या करेगी? वारंट एप्लीकेशन देगी, उसका जो लॉयर रहेगा वो देगा, और वारंट एप्लीकेशन के बाद में ही क्या होती है? एग्जीक्यूशन होती है। नहीं आ रहे हो ना वारंट के बाद भी, तो एग्जीक्यूशन होगी, तुम्हारे घर आ जाएंगे पैसा लेने के लिए, ठीक है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू लीवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम ड्यू। अब है ना क्या ये 1 year जो है ना, 1 year, ये 1 year की बात
जो यहाँ पे लिखी है 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू, 1 साल की बात यहाँ पे जो लिखी है, वापस बताती हूँ मैं, वापस बोल रही हूँ आपको, सुनो ध्यान से सुनो। अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट, जब तक कोई कोर्ट में आके एप्लीकेशन नहीं कर रही है वुमेन, वो जिसको मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है, टू लिवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, यानी कि वो 1 साल के अंदर वो ऑर्डर जो हुआ है ना उसका अमाउंट आपको क्लियर करना है 1 year में। तो 1 year की पिटीशन भी फाइल की जाती है कि इतना 12 महीने का जो रहता है वो 1 year का अलग से आप फाइल करते हो और कोर्ट से मांगते हो। कि फाइनल ये हुआ था 125 के अकॉर्डिंग मेरा इतना, और ये एवरी ईयर वो एप्लीकेशन, अगर समझो हस्बैंड जो है उतना अमाउंट भर देता है, समझो फर्स्ट मंथ में ही वो आ जाता है और वो अमाउंट क्लियर कर देता है, वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ अच्छा जाती है। तो अब जो एप्लीकेशन आएगी फिर वो 12 महीने के बाद आएगी, फिर वो 12 महीने के बाद आएगी। 1 year कंप्लीट, देन अगेन एन एप्लीकेशन, देन अगेन अमाउंट। अगर 1 month में दे देता है, 2 महीने में देता है, 6 महीने में दे देता है वो अमाउंट, तो वो एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देती है। ये लॉ पॉइंट है, ये लॉ पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ आपको इधर। बहुत बहुत थिनर लाइन पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि आपको बाउंसर बैठ रहा होगा। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ मैम मुझे अगर आज नहीं मिलता है अमाउंट, हाँ हाँ, तो मैंने क्या करना चाहिए? 1 year रुकना चाहिए क्या? नहीं, आप वारंट निकाल के एग्जीक्यूशन कराओ ना। 1 year हाँ क्यों रुकेंगे हम लोग? 1 year क्यों रुकेंगे? कि 1 year का जो है ना ये लॉ पॉइंट यहाँ पर, ये 1 year जो है ना फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। ये आपको कुछ ये बात नहीं कह रहा है, ये आपको बोल रहा है साल साल में एप्लीकेशन करो, साल साल में पैसे लेते जाओ, ये आपको ये कह रहा है। अगर वो नहीं कह रहा है तो हम लोग अमाउंट नहीं भर रहा है तो हम क्यों वेट करेंगे 1 year का? आप 1 year की वेट नहीं करके आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स तो डालो। अगर नहीं दे रहा है मैम वारंट ये तो निकालो, ये वारंट बोल, एग्जीक्यूशन करो। जब से मतलब उसने देना बंद किया उसके 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें वो मतलब वारंटी इशू करवाना है। नहीं, यही तो चीज है जो मैंने बोला, ये थिनर लाइन है समझने के लिए। बड़े बड़े लॉयर्स को नहीं समझती है तो आप जो कैसे समझोगे? मैं समझ पा रही हूँ कि इट इज अ डिफिकल्ट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैम हमने तो ये पढ़ा था कि अगर 1 साल वो सोकर है और 1 साल के बाद उसको याद आ रहा है कि मेरे को ये भी सॉरी मेंटेनेंस भी लेना था उससे, तो नहीं हो सकेगा। या तो दूसरा ऑप्शन है 3 month वाला कि हमें 3 महीने हुए नॉलेज में आए हुए। बेटा नॉलेज की बात नहीं है, ये क्या सोनिया बोल रही है कि 1 साल तक मैं जब मेंटेनेंस नहीं है तो मैं वेट करूं? आपका यही कहना है ना सोनिया? यस मैम। वो क्या बोल रही है, आप क्या बोल रही हो? बेटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहे हो यहाँ पर उस बात को। सोना मेरा बच्चा, आप उस बात को एंगल चेंज मत करो, समझने की कोशिश करो, लाइन ऑफ एक्शन समझो। व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन? कॉज को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द कॉज, व्हाट शी इज सेइंग। यहीं पे हम मूर्खता करना चालू करते हैं जो जजेस कर रहे हैं इधर। यहीं पे मूर्खता करोगी तो आगे इन पॉइंट्स को समझोगी नहीं। जैसे ही मैम 125 होता है, हाँ यस यस सोनिया। मैम जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया ना, एग्जैक्टली इसी तरह से एक बहुत सीनियर, बहुत मतलब बहुत सीनियर लॉयर, उन्होंने जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हाँ हाँ अभी अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा उन्होंने क्या बोला कोर्ट को कि ये प्रोविजन ऐसी है कि आप 1 year तक रुकना, इसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने इंटरप्रेट ऐसे किया कि 1 साल तक आपको रुकना ही रुकना है। तो इट इट इज कॉन्ट्ररी, इनका जो कहना है इट इज, तो हमने अडॉप्ट किया that it is contrary to the very object of 125. It is to preserve life, prevent vagrancy. करेक्ट तो अगर ये 1 करेक्ट। year का है तो फिर मैंने कहा खाना पीना
और बच्चों को देखना ये रोज का इशू है, ऑन वो एक आवर साल टू बाद देखेंगे आवर, क्या? डे टू डे, मतलब ये। करेक्ट 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 सोनिया, यू आर ऑन टू अ करेक्ट तो पॉइंट। तो मैम, जैसे आपने बोला ना कि आप इशू में ही जजेस गलत कर देते हैं, मतलब हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि वी आर नॉट ट्राइंग टू मैलाइन द जजेस। हम ये बोल रहे हैं कि डायस पर भी गलती होती है। करेक्ट, तो मैं वही बोला कि ये और लॉ पॉइंट है 1 ईयर का, बहुत सारे लोगों का, क्या एडवोकेट्स को भी बाउंसर जाता है ये बात। मैं आपने तो जो बोला मैम ना, मैं भी उन्होंने बोल रही हूँ। मैम उन्होंने बोला कि सही तो है, ये तो 1 ईयर का प्रोविजन दे रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इसको पूरा 125 में अगर पढ़ना है तो आपको इसको अभी राइट नाउ ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज शाम में भी खाना लगेगा। आज 2:30 हो गया, आप खाना खा के बैठे हो, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। मेरे पास टिफिन है लेकिन ये लेडी के पास नहीं है, तो अब खाना कहाँ से खाएगी जाने के बाद? शुड शी सेल हर बॉडी? तो देन ही न्यू दैट ही कुडंट गेट अवे, तो फिर उन्होंने Correct. वो एग्जीक्यूशन दिया वही और उसके बाद में लिए ही चेंज दिस स्टैंड। उन्होंने फिर मतलब ये लॉयर ने जाके बोला कि आप ऐसे बोलो, वो यहाँ रहता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो हवलदार यही ऑर्डर लेके आया, माहिती ना है, मतलब मालूम नहीं कहाँ रह रहे हैं ये। तो फिर हमने बोला कि देखिए, उन्होंने अपियर जब हुए थे तो ये एड्रेस है, तो आप, तो फिर उन्होंने बोला अभी के अभी आप पीआई को जाओ, पीआई को सर्व करो, और मोबाइल सामान, माँ की जो भी चीजें हैं, अगर माँ मर जाती है तो वो डेफिनेटली आएगा, आप कहीं से भी कांटेक्ट करोगे, आप कांटेक्ट करो, या तो फिर उसका सैलरी अटैच करो। तो इसीलिए तो फिर एसिड एंड लायबिलिटी का एफिडेविट लेते हैं ना, नहीं सैलरीज मैम, को मैम अटैच मैम कराने ये के लिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के पहले वाली केस है। ओ ओके ओके, तो उन्होंने करेक्ट फिर है ना, तो हम टीवी उठाओ, बाइक उठाओ, जो भी है ये अमाउंट का उठाओ, लेट हिम कम टू कोर्ट एंड से दैट द material didn't belong to him and it was wrongly executed, then he changed his entire stand। तो मैम जो बोल रहे हो ना अभी कि पहले इसको समझो बाद में इंटरप्रेट करो, तो यही यही मसला रोज आता है हम लोगों को। तो ये तो सोनिया पार्ट एंड पार्सल है हमारी प्रैक्टिस में। तो हम, आपने भी बहुत कुछ देखा है, मेरी प्रैक्टिस में मैंने भी बहुत कुछ देखा है, तो वो तो होना ही है, हम कितना भी कुछ भी करें। आपको यही समझ के चलना है कि वहां पे जज बैठा है, उसको कुछ नहीं आता है, आप ही को उसको बताना है, आप ही को उसको समझाना है, आप ही को उसको ये करना है। तो मैम आप जैसे लोग जो अभी सिखाते हैं, मतलब ये जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत 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 लकी है कि उनको रेडीमेड आप दे रहे हो सब। पता नहीं यूज भी करेंगे कि नहीं। हमारे टाइम पे तो मैम अगर ऐसा कोई होता तो हम तो बहुत आगे निकल चुके होते। मुझे वही पूछना था कि आपने मुझे ना ये बात एक कही थी ना कि वो थोड़ा स्कूलिंग लग रहा था, तो मुझे इनफैक्ट आपसे पूछना था, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था उतना मैं आपसे बात कर सकूं। तो मुझे ऐसे पूछना था कि आपको सच में क्लास अच्छा लगता है, या रियली ऐसे लगता है कि ठीक है सीखना है एंड ऑल। आपने कहा कि अनलर्निंग, मतलब आपने बोला कि स्ट्रेस नहीं हो रहा, मोटिवेट होता है, बहुत कुछ आपने मुझे बोला था ये बात। तो मुझे ना बहुत एक बूस्टिंग मिली थी कि आप लोग मुझे बूस्ट करते हैं कि आई लव योर टीचिंग जैसे बोल के आपने जैसे मुझे ये बोला, तो आई फेल्ट सो हैप्पी कि यार अपने को भी समझने वाले कोई है, कि हम जो सिखा रहे हैं वो डेड नहीं है, वो कुछ अच्छा बता रहे हैं बस। मैम मैंने तो रिवीजन के लिए ज्वाइन किया था, बट मैंने पूरा अनलर्निंग करके मैं आपके सामने क्लीन स्लेट बन के बैठी हूँ। तो इसीलिए तो आपने बहुत सारा चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव कम बिफोर लॉट ऑफ जजेस, यू नो वेरी वेल, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे नहीं है कि क्लियर नहीं है, 100% क्लियर है। बिकॉज हमने जब प्रैक्टिस की थी ना, तो मैं तो सुबह 10 बजे से निकलती थी, रात को 12 बजे घर पे आती थी। ईटिंग का ख्याल नहीं है, सोने का ख्याल नहीं है, किसी चीज का मुझे ख्याल नहीं होता था। आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करना है, आज कुछ ये करना है, मैं ऐसे ही सोच के निकलती थी। मेरे घर वाले
माय मदर वाज नॉट वेल यू नो, फिर भी मैंने ये कहा कि नहीं वो सब बाद में देखेंगे, मैं अब यहाँ पे तो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए,